Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइस मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। एक अननोन जगह, एक अननोन मिडिल एज्ड मैन। इस समय वो मिडिल एज्ड मैन अपने रूम में स्विंग चेयर पे बैठे हुए हैं। रूम में बिल्कुल डिम लाइट वाला नाइट लैम्प जल रहा है और उस रूम की लाइट बिल्कुल डिम है। और इस समय वो मिडिल एज्ड मैन उसी नाइट लैम्प को एक पल ऑफ कर रहा है तो दूसरे पल ऑन कर रहा है। अगर सिंपली कहा जाए तो वो शख्स उस लाइट के साथ खेल रहा है। और इस समय वो एक ऐसे वॉल की तरफ फेस करके बैठा हुआ है जिसपे किसी दूसरे पर उसी के एज ग्रुप वाले शख्स की फोटो लगी हुई है, वो भी बहुत बड़ी। और ये बैठा हुआ शख्स अपने दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास लिए बस उसी फोटो को निहार रहा है और बस एक के बाद एक उसी वाइन का सिप लिए जा रहा है। और फिर ऐसे ही उस फोटो को देखते ही देखते वो शख्स बस स्मिक कर देता है और वही करते हुए बोलता है, मैंने आज देखा उसे। हाँ, उसे देखा मैंने आज, जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, जिस पे तुम्हें नाज है, जिस पे तुम प्राउड फील करते हो, जो तुम्हारी जान है। पर अफसोस आज वो तुम्हारे किसी लायक नहीं है। मेरा एक दांव, बस एक, और फिर तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन जाएगा, जैसे कि तुमने मुझसे मेरा छीन लिया। कितना आसान होता है ना किसी से कुछ भी छीन लेना, खासकर उस जैसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं। तुम जैसे लोग, तुम ही ने सिखाया था मुझे, है ना? सुना मैंने कि आज फिर तुमने एक अवार्ड जीता, पर कब तक? हाँ, कब तक? एक दिन आएगा कि मैं तुमसे वो भी छीन लूंगा, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। तुमने मुझे धक्के मार के निकाला था ना, मेरी बेइज्जती की थी। तुमने तो खुद अपनी परछाई तक को नहीं छोड़ा, उसे तक दूर कर दिया, वो भी अपनी 2 कौड़ी के रुतबे के लिए। सच में मानना पड़ेगा तुम्हें तो। बहरहाल एंजॉय करो, एंजॉय माय डियर चाइल्डहुड फ्रेंड, एंजॉय। जश्न मनाओ अपनी जीत का या फिर अपनी हार का। वी शाओ मेंशन। कल सबको ग्रुप चैट पे ऐड करने के बाद और अपने क्रश को गुड नाइट विश करने के बाद कल जान भी जल्दी सो गया था, क्योंकि एक तो उसे बहुत पहले से ही नींद आ रही थी क्योंकि वो काम करके बहुत थक गया था, और दूसरे आज सुबह उसे जल्दी भी उठना था कॉलेज जाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल यू नो ना, इसीलिए कल उसे जल्दी सोना पड़ा था। नहीं तो जनाब कल भी गेम में 4-5 के साथ 1 वर्सेस 1 कर ही चुके होते, या फिर वांगीबो को कैसे पटाना है उसकी टेक्निक्स ढूंढ लिए होते इंटरनेट पे। खैर, आज सुबह होते के साथ ही जान और उसके साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स और वर्कर्स सभी लोग कॉलेज जल्दी पहुंच गए थे। कॉलेज में इस समय हर जगह, हर फैकल्टी में बहुत रौनक है, चहल पहल है। सभी प्रोफेसर्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं और वहीं इवेंट इंचार्जेस भी अपने काम में बिजी हैं, क्योंकि आज से ही इवेंट की स्टार्टिंग है ना, बस इसीलिए। और इसीलिए इस समय सारे बस इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी कुछ देर में होने वाली है। और जैसा कि रूल है, आज की इवेंट की इनॉग्रेशन के लिए चीफ गेस्ट आएंगे जो कि इवेंट की स्टार्टिंग करेंगे। और इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर, डायरेक्टर समेत सभी गेस्ट के आने की तैयारी कर रहे हैं। इनॉग्रेशन में एक छोटा सा फंक्शन होगा जिसमें इवेंट के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में समझाया जाएगा। उसमें थोड़ा डांस भी होगा, थोड़ा म्यूजिक भी होगा, और भी कई चीजें होंगी वगैरह वगैरह। और सबकी अपनी अपनी फैकल्टी की छोटी छोटी झांकियां भी होंगी। और फिर चीफ गेस्ट अपनी स्पीच देंगे, जिसके बाद डायरेक्टर की स्पीच होगी। और इनॉग्रेशन के लास्ट में इवेंट की स्टार्टिंग के लिए ट्रॉफी के ऊपर से कपड़ा भी हटाया जाएगा, यानी ट्रॉफी को इंट्रोड्यूस भी कराया जाएगा। पर मेन बात तो ये कि गेस्ट के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कुछ नहीं जानता, ना प्रोफेसर्स और ना ही स्टूडेंट्स।
अगर सिर्फ कोई जानता है तो वो बस डायरेक्टर ई जाओ, उनके अलावा कोई नहीं। खैर, जान और जीवन दोनों इनॉग्रेशन में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, बस उसका शेड्यूल बना रहे हैं। और साथ में ही साइंस फैकल्टी के इंचार्जेस यानी ली बोवेन और सॉन्ग जियान भी उन्हीं के साथ में ही हैं, हर चीज़ सेट कर रहे हैं। और वहीं मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के इंचार्जेस साइमन और जिहान वो भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ऑडिटोरियम पर और स्टेज पर हर चीज़ चेक कर रहे हैं। और वहीं आर्ट फैकल्टी के इंचार्जेस होने वाले कॉन्सर्ट्स के, डांस के और सिंगिंग के सारे शेड्यूल बना रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम कैसे होगा, पूरा ऑर्डर वाइज अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद इन्हें ये लिस्ट जान और जीवान को भी देनी है ना, क्योंकि यही दोनों आज का शो होस्ट करेंगे। और वहीं पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटी के वो लोग बाहर की होने वाली हर चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर फाइनल सेमेस्टर में मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। और बाकी के इंचार्जेस वो एचओडीज और प्रोफेसर्स के साथ हैं, क्योंकि उन्हें भी कोई ना कोई काम आ ही जा रहा है। देखा जाए तो ये इवेंट कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि इसके मार्क्स जो होते हैं वो सेमेस्टर में ऐड होते हैं। और इसीलिए इस इवेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही बहुत ग्रैंड होती है। बीजिंग के ये इंटरनेशनल कॉलेज का इवेंट पूरे कंट्री में फेमस है, क्योंकि यहाँ के इवेंट के गेस्ट भी बहुत नोटेबल होते हैं ना, इसीलिए यहाँ का इवेंट भी बहुत ग्रैंड होता है। और इसीलिए सारी फैकल्टी के स्टूडेंट्स एक हो जाते हैं और सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल न्यू ईव जैसा माहौल हो जाता है यहाँ पे, और ये 2 हफ्ते बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं यहाँ के। खैर, फाइनली स्टेज भी परफेक्टली डेकोरेट हो गया है और जान और जीवान दोनों होस्टिंग के लिए रेडी भी हो गए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना है वो भी रेडी हैं, सब रेडी हैं, ऑलमोस्ट सब रेडी हैं। डायरेक्टर ईजाओ की स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई है, जिन्हें स्पेशली प्रोफेसर वांग और प्रोफेसर यांग ने मिलकर रेडी किया है। और फाइनली ट्रॉफी भी कवर करके अपनी जगह पर रखी जा चुकी है। और सारे स्टूडेंट्स इस बड़े से ऑडिटोरियम में आ भी गए थे, और जो नहीं आए थे वो कुछ स्टूडेंट्स गेस्ट का वेलकम करने के लिए बाहर खड़े थे डायरेक्टर के साथ। वहीं सारे एचओडी, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डायरेक्टर्स, सब वांग यीबो समेत सब वहीं बाहर खड़े होकर बस गेस्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि गेस्ट अभी आने ही वाला है ना, बस इसीलिए। वांग यीबो जो वहीं खड़ा होकर वेट कर रहा था, एक फैमिलियर कार देखता है, क्योंकि उसने ये कार पहले ही देखा हुआ है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये कार यहाँ क्या कर रही है। तो वो खुद में ही सोचते हुए बोलता है, पर वो यहाँ क्यों होंगे, पर ये कार ये देखी हुई सी क्यों लग रही है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कार किसी और की हो। एक जैसी बहुत सारी कार होती है, बहुत लोगों के पास होती है। ये कार देखने के बाद वो सच में बहुत कंफ्यूज्ड हो गया था, पर डीप डाउन उसको लग रहा था कि ये कार जानी पहचानी सी है। तो वो अपने इस थिंकिंग प्रोसेस को बीच में ही रोक देता है, क्योंकि 2 मिनट बाद तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, सब पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं। तो क्यों ही अपने ब्रेन सेल्स को फालतू में बर्न करना। और जैसा कि ईबो ने सोचा था, कुछ 5 मिनट के बाद एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस आके मेन गेट के सामने खड़ी हो जाती है, और उसमें से एक पर्सनल बॉडीगार्ड बाहर निकलता है, जिसे देख के ईबो का डाउट कन्फर्म हो जाता है और वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। और वो वैसे ही सरप्राइज्ड लुक के साथ सोचता है, मतलब मैं सही था, ये वही है, पर ये यहाँ क्या कर रहे, क्या यही आज के गेस्ट हैं? पर फिर इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? जहां एक तरफ ईबो के दिमाग में इतने सारे सवाल चल रहे थे, वहीं उसके सामने कार से एक वेल बिल्ट मस्कुलाइन पर्सनैलिटी, ब्लैक सूट पहने, एक डैशिंग हैंडसम जो कि लगभग 35 या 37 ईयर्स का लग रहा था, वो चेहरे पे एक जेंटल सी स्माइल लिए हुए बाहर निकलता है। और वो उसी जेंटल स्माइल के साथ कार से निकलते हुए सीधा डायरेक्टर की तरफ आने लगता है, और डायरेक्टर भी उसकी तरफ जाते हैं। और फिर दोनों हैंडशेक करते हुए डायरेक्टर ईजाओ अपने गेस्ट का वेलकम करते हुए बोलते हैं, हेलो मिस्टर हाइकुन, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी, प्लीज कम। एक्चुअली हाइकुन चाइना के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक हैं, और साथ ही इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स में से भी हैं। हाइकुन को आज कॉलेज वालों ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। जहां एक तरफ मिस्टर हाइकुन और डायरेक्टर ईजाओ दोनों एक साथ कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं, वहीं पीछे खड़ा वांग यीबो, वो अभी भी इन दोनों को ऐसे ही आगे जाते हुए देख रहा है। और जैसे ही कुआन की नजर ईबो पे पड़ती है, तो वो बस उसको एक हल्की सी स्माइल देते हैं, और साथ ही आई ब्लिंक भी, और फिर सीधा डायरेक्टर ईजाओ के साथ अंदर चले जाते हैं। और ईबो वो तो अब भी वहीं खड़ा होकर बस इरिटेटिंग लुक देते हुए इस इंसान को देख रहा था, और वैसे ही अपने माइंड में बोलता है, तो ये है आज के गेस्ट, ग्रेट। और फिर उसके बाद वो भी अंदर चला जाता है, जिसके बाद चीफ गेस्ट और डायरेक्टर ईजाओ सब न्यू ऑडिटोरियम के रास्ते जाते हैं, और साथ ही ईबो भी, जहाँ पे सारे ब्रांचेस के मेन लीडर्स चीफ गेस्ट का वेलकम के लिए खड़े थे। और जैसे ही वो अंदर आते हैं, तो बारी बारी सब उनको वेलकम करते हुए उनको बुके देते हैं। और फिर उसके बाद डायरेक्टर ईजाओ, हाइकुन और भी बाकी सारे एचओडी सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं।
जैसे डायरेक्टर ईजाओ और हायकोन दोनों एक प्लेस पे अगल बगल बैठे थे। वहीं एक तरफ ईजाओ के बगल में प्रोफेसर जेटली और हायकोन के बगल में प्रोफेसर वांग चैंग रॉन्ग बैठे हुए थे, और बाकी सारे एचओडी, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स वो सभी वहीं पीछे सब साथ में बैठे हुए थे। सब अपनी जगह पे बैठ ही रहते कि तभी ईबो के फोन में पिंग करके एक नोटिफिकेशन टोन बजता है। ईबो जब चेक करता है तो उसमें मैसेज आया था, और जब वो मैसेज खोल के देखता है तो सच में उसका कंटेंट पढ़ के तो ईबो इरिटेट हो जाता है और वैसे ही आइज रोल करता है। उसमें लिखा था, So Didi please help me to find my brother-in-law। हाँ, ये मैसेज उसके एल्डर ब्रदर की तरफ से आया था। ईबो ये मैसेज देखता है तो रिप्लाई टाइप करते हुए बोलता है, खुआनगा, आप बताए क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाले हो? दरअसल जो शख्स आज यूनिवर्सिटी में आया था चीफ गेस्ट के तौर पे, वो कोई और नहीं, ईबो के एल्डर ब्रदर खुद ही है, जिनका नाम वांग हायकोन है। हायकोन और ईबो दोनों ही रियल ब्रदर्स हैं। ईबो जिनमें छोटा है और हायकोन एल्डर। हायकोन ने बड़े होते के साथ ही बिजनेस वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था, और वहीं ईबो वो टीचिंग साइड आ गया था, क्योंकि उसको बिजनेस वर्ल्ड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था ना, बस इसीलिए। दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान से बढ़कर हैं। खुआनगा ईबो को एकदम बेटे की तरह प्यार करते हैं और उसी तरह उसकी केयर भी करते हैं और उसको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई, कैरियर, ऑब्स्टिकल्स, जो कुछ भी हो, ईबो के हर अप्स एंड डाउन्स में, हर चीज़ में वो उसके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल फादरली सपोर्ट, मदरली लव, सब ईबो को बस हायकोनगा से ही मिलता है। और उसी तरह ईबो भी हायकोनगा को बिल्कुल अपने डैड की तरह मानता है। उसी तरह से उनकी रिस्पेक्ट करता है, उसी तरह से उनको प्यार करता है और उसी तरह से उनसे हर चीज़ शेयर करता है अपनी। वो बिल्कुल उसके लिए एक फादरली फिगर हैं। ईबो खुआनगा के सामने बिल्कुल एक ओपन बुक की तरह है, जिसके किस पन्ने पे क्या लिखा है हायकोनगा को सब पता है, वो सब जानते हैं। वो ईबो के मन की हर फीलिंग्स, हर इमोशंस, उसके मन की हर बात, हर एक चीज़ बहुत आराम से समझ जाते हैं, बिना उसके कहे, बस सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देख के। खुआनगा ने ईबो को बहुत करीब से जाना है। उन्होंने देखा है कि ईबो ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, और इसीलिए बस वो इतना चाहते हैं कि उनका डीडी खुश रहे। और यही वजह है कि ईबो के वो उस वाइल्ड बनी को देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि ईबो ने किसी और का नाम उनके सामने मेंशन किया है, किसी दूसरे के बारे में उनको बताया है, किसी दूसरे के बारे में उनको बोला है। अक्सर ईबो से जब पहले उनकी बात होती थी तो वो डेली रूटीन ही शेयर करता था और फिर उसके बाद बस फ़ोन रख देता था, कुछ नहीं होता था उसके पास कहने को। और कल पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ईबो के मुंह से डेली रूटीन के अलावा कुछ और सुना। इसीलिए वो बस हर हाल में उस शख्स को देखना चाहते थे जिसने ईबो जैसे कोल्ड फेस और इमोशनलेस इंसान को एक दिन में ही प्रपोज कर दिया। और इसी के चलते उनके पास आए एक हफ्ते पहले वाले इस इनवाइट को उन्होंने एक रात में ही एक्सेप्ट कर लिया। इवन यहाँ आने के लिए तो उन्होंने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी पोस्टपोन कर दी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा लॉस भी उठाना पड़ा। पर क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा डीडी सबसे ऊपर है मेरे लिए, और उसके बाद बाकी सब कुछ। और अब जब वो आ ही गए हैं तो उस डेयरिंग लड़के से मिल के ही जाएंगे, फिर चाहे डीडी कितना भी इरिटेट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सोचते हुए बस खुआनगा स्माइल कर देते हैं और अपने फ़ोन में वापस से रिप्लाई टाइप करते हैं, सॉरी डीडी, मैं बताने ही वाला था, सच्ची मैंने वही बताने के लिए फ़ोन किया था, पर फिर तुमने मुझे वो ब्रदर इन लॉ वाली फ़नी स्टोरी सुना दी और मैं भूल गया। और फिर फ़ोन कटने के बाद याद आया तो मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, अब सरप्राइज ही दे देता हूँ सीधा। कोई बात नहीं ना, अब ज़्यादा मत सोचो। ईबो जब अपने ब्रदर का वो मैसेज पढ़ता है तो बहुत अनोइंग फील करता है। उसमें उसके ब्रदर ने कुछ ऐसे टर्म्स भी लिख दिए थे जिसकी वजह से ईबो के पेट में हलचल होने लगी थी, और फिर वैसे ही रिप्लाई टाइप करते हुए बोलता है, गा प्लीज स्टॉप कॉलिंग हिम ब्रदर इन लॉ, वी आर नथिंग। और फिर इतना बोलने के साथ ही वो अपना फ़ोन साइड में रख देता है और फिर दोबारा फ़ोन नहीं उठाता। और वहीं हायकोनगा, वो जब ईबो का ये मैसेज पढ़ते हैं तो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाते, और फिर वो भी अपना फ़ोन साइड में रख के बस आगे फंक्शन पे ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि अब फंक्शन स्टार्ट होने का टाइम हो गया ना। और कुछ सेकंड्स के बाद स्टेज पे एक डैशिंग, ब्रेथटेकिंग और चार्मिंग बॉय आके खड़ा हो जाता है, जो कि कोई और नहीं, जान ही होता है, जो कि होस्टिंग के लिए आया था। सच में इस समय जान एक सिंपल से वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट का पेयर अप किए हुए था, और इस नॉर्मल से ड्रेस में भी वो किसी हार्ट थ्रोप आइडल से कम नहीं लग रहा था। वहीं जब ईबो भी जान को स्टेज पे ऐसे देखता है तो वो मेस्मराइज्ड हो जाता है, क्योंकि जान सच में इस समय बहुत ही हैंडसम लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहीं स्टेज पे खड़े हुए जान की नजरें भी सबसे पहले ईबो पे ही जाती हैं, और ऐसे ही देखते देखते जान अचानक से ही सबके सामने बिना किसी से डरे बस उस डायरेक्शन में देखते हुए ही आंख मार देता है, बिल्कुल शेमलेसली। और जैसे ही ईबो जान की ये हरकत नोट करता है तो बस वो वहाँ नीचे बैठे बैठे ही उसको ग्लेयर करता है, जिस पे जान बस टीजिंगली स्माइल कर देता है।
पर अच्छी बात ये होती है कि ईबो के अलावा कोई और उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, किसी का भी ध्यान नहीं जाता, और जिनका जाता भी है वो बस नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। और अगर कोई नहीं भी करता तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है जान को, दुनिया जाए भाड़ में, किसे पड़ी है। पर उस नीचे बैठी हुई भीड़ में ईबो के अलावा एक शख्स और भी था जिसने ये सब इग्नोर नहीं किया था, और वो कोई और नहीं खुद ईबो के गा हाइकोन गा थे। उन्होंने ध्यान भी दिया, चकल भी किया और अपने मन में स्माइल करते हुए बोला भी, तो ये है डीडी का वाइल्ड बनी, ये तो सच में डेयरिंग है, बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। और वहीं सामने खड़ा जन फाइनली अपने क्रश को टीज करने के बाद सबको 90 डिग्री रिस्पेक्टफुली बो करता है और वेलकम करके ग्रीट करता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, आई एम वी शाहजान, फैकल्टी बिजनेस सेकेंड ईयर स्टूडेंट और आपके आज का होस्ट। और मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं हमारे सीनियर थर्ड ईयर स्टूडेंट मिस्टर चैंग जीवन। और जैसे ही जान चैंग जीवन का नाम लेता है तो वो भी स्टेज पे आ जाते हैं और आते के साथ ही सबको रिस्पेक्टफुली बो करते हैं। और फिर दोनों होस्ट मिलके सबसे पहले मिस्टर हाइकोन को पूरे कॉलेज को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। दोनों होस्ट पूरे फंक्शन को एकदम मैच्योरली हैंडल कर रहे थे। वहीं नीचे बैठा ईबो जब ये सब देख रहा था तो उसके चेहरे पे एक प्राउड वाला लुक था, क्योंकि जान जिस तरह से ये संभाल रहा था वो सच में काबिले तारीफ था और उसे देख के ईबो सच में प्राउड फील कर रहा था। और इसी तरह करके धीरे धीरे सारा परफॉर्मेंस शेड्यूल वाइज होता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, फिर उसके बाद एंड में स्पीच, सब कुछ ऑर्डर वाइज होता है जैसा कि शेड्यूल्ड था। और आखिरी में जान और जीवन दोनों ही हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ गेस्ट और डायरेक्टर दोनों ही स्टेज पे आएं और आकर अपनी स्पीच दें और साथ ही इस ट्रॉफी को इंट्रोड्यूस कराएं पूरे कॉलेज से, जिसे फॉलो करते हुए हाइकोन और ईजाओ दोनों ही स्टेज पे आ जाते हैं और फिर अपनी अपनी स्पीच देते हैं और फिर ट्रॉफी को पूरे कॉलेज के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, पूरे स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसे देखने के बाद सारे बच्चे बस शूटिंग करने लगते हैं। जब उनके सामने ये गोल्ड चमचमाती हुई ट्रॉफी दिखती है तो जोर जोर से क्लैपिंग होने लगती है, पेपर ब्लास्ट होते हैं स्टेज पे। सच में सबके चेहरे पे बहुत ही जेन्युइन सी प्यारी सी स्माइल होती है, सब खुश होते हैं। जिसके बाद स्टेज पे खड़े डायरेक्टर ईजाओ, हाइकुन और नीचे खड़े हुए प्रोफेसर्स, वो जब स्टूडेंट्स के अंदर ये जोश देखते हैं तो वो भी स्माइल कर देते हैं और फाइनली ईजाओ माइक पे चिल्लाते हुए बोलते हैं, ब्रेक अ लेग स्टूडेंट्स, आई विश कि सब आप अपना 100% देंगे। और इतना बोलने के बाद हाइकुन और ईजाओ दोनों स्टेज से नीचे आ जाते हैं और अब फाइनली जान बोलता है, Thank you, Director Ijao. Thank you, Mr. Haikon, for introducing this magnificent trophy. So now I want to announce all of you. From tomorrow onwards, university biggest event started. कल से इवेंट की स्टार्टिंग हो रही है, तो सब लोग इवेंट एंजॉय करें, बेस्ट ऑफ लक, हैव फन, और हाँ, सब लोग कंपटीशन में पार्ट जरूर लीजिएगा। थैंक यू। इतना बोलने के साथ आज का ये सारा फंक्शन खत्म हो जाता है और इसके बाद सारे लीडर्स और वाइस लीडर्स बस बो करते हैं और उसके बाद सब स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। और अब जाके ये फाइनली इनॉग्रेशन इवेंट खत्म हो गया, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स बस ऑडिटोरियम से बाहर चले जाते हैं। और वहीं डायरेक्टर ईजाओ भी हाइकुन को लेके बस वहां से बाहर चले जाते हैं अपने केबिन में, और उसके बाद सारे प्रोफेसर्स स्टाफ रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद शुआन, चैंग, फैंशिंग, यूबिन और एलिना और भी कई सारे स्टूडेंट्स सब मिलके प्रोफेसर्स को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और वहीं सारे लीडर्स और वाइस लीडर्स वो भी सब अपने आगे के काम में लग जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कल से स्पोर्ट का इवेंट है ना, तो इसीलिए अब तैयारी तो करनी होगी। तो अब उन सब की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है और यही वजह है कि ये सारे इस समय काम में लगे हुए हैं। जहाँ पे एक तरफ पूरा कॉलेज काम में लगा हुआ था, वहीं पे कुछ लोग बस कैंटीन में बैठे मजे से अपना मजे कर रहे थे। एक्चुअली वो कुछ लोग कोई और नहीं, हैपिंग और उसके ग्रुप वाले थे, जो कि ऑडिटोरियम से आने के बाद बस यहाँ कैंटीन में बैठ गए थे और यहाँ बैठ के बस आराम फरमा रहे थे। एक्चुअली इस समय कैंटीन में हैपिंग और उसका गैंग आराम से पैर फैला के बैठे हुए थे और अपने ऑर्डर किए हुए फूड का वेट कर रहे थे। और जो कोई भी काम के लिए उनसे हेल्प मांगने के लिए आ रहा था तो वो बस उसकी इंसल्ट करके उसको वहां से भगा दे रहे थे। वहीं कैंटीन में बैठे हुए पैंग बोलता है, ये इडियट लोग समझते हैं कि मैं काम करूंगा यहाँ पे। क्या ये लोग जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कोई काम नहीं करने वाला। रिलैक्स गाइस, तुम लोग आराम से बैठो और अपना खाना एंजॉय करो। कोई हम लोगों से कुछ नहीं कहने वाला, मैं यहीं बैठा हूँ। पेंग वहाँ पे कैंटीन में पैर फैला के बैठा हुआ ही था कि तभी वहाँ पे शुआन और यूबिन आ जाते हैं, जो कि बस अभी फ्री हुए थे प्रोफेसर्स को रिफ्रेशमेंट सर्व करने के बाद। और सच में इस समय वो लोग बहुत थक गए थे और अब कुछ खाने के लिए बस यहाँ आए थे, क्योंकि पांचों ही दोस्त सुबह 8 बजे कॉलेज में एंटर हो गए थे और तब से ये लोग बस काम ही किए जा रहे हैं। और अब सच में ये लोग बहुत थक गए हैं और भूख भी लगी हुई है और इसीलिए वो लोग यहाँ कैंटीन में आए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए और कुछ खाने के लिए,
यूबिन और हाउशवन जब पेंग और उसकी गैंग को इतने सुकून से बैठे हुए देखते हैं तो वो लोग सच में बहुत चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे इतनी देर से सिर्फ काम ही किए जा रहे हैं, सुबह से काम किए जा रहे हैं, और ये लोग यहाँ बैठे सिर्फ आराम फरमा रहे हैं। और वहीं पेंग भी जब इन दोनों को देखता है तो बस वही देखते देखते ही स्मृक करता है और फिर अपने दोस्तों से ही कहता है, गाइस फाइनली आज मुझको बहुत सुकून मिला, क्योंकि कुछ लोग जो अपने आप को प्रो कहते थे वो सब आज काम कर रहे हैं और मुझे उनको देख के बहुत मजा आ रहा है। सच में वाह, दिल खुश हो गया। हैपिंग की ये बात सुनता है तो सुशी भी वहीं एग्री करते हुए बोलता है, यस प्रो, यू नो अभी मैंने देखा कि एक सीनियर सबको रिफ्रेशमेंट सर्व कर रहा था। सुशी की ये बात सुनती है तो इस बार लिंजिया बोलती है, ऐसा क्या सुशी? और इसके बाद वो अपनी चिक्की सी वॉइस निकालते हुए हैपिंग से कहती है, हैपिंग बेबी हमें भी तो इन्हें सर्व करना चाहिए ना, आखिर तुम्हारे डैड का भी तो इस कॉलेज में बहुत इन्फ्लुएंस है, मुझे भी चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, प्लीज बेबी इनसे कहो ना ये लोग हमें भी सर्व करें। और हैपिंग जब लुइंजिया की ऐसी चिकी सी वॉइस सुनता है तो वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है, या श्योर बेबी, इसमें कहने वाली बात कौन सी है, बस अभी 2 मिनट रुको, मैं अभी देखता हूँ, डोंट वरी ओके। और इतना बोल के हैपिंग वहीं खड़ा हो जाता है और कैंटीन वाले अंकल को बुलाते हुए कहता है, हे यू, आज मुझे भी वही खाना चाहिए जो हमारे प्रोफेसर्स को मिल रहा है खाने को, तो हम लोग के लिए वही खाना सर्व करो। हैपिंग कैंटीन वाले अंकल को इतना बोलता है और फिर उन्हें जाने का कमांड दे देता है, पर जब अंकल कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हैपिंग उन्हें गुस्से वाली शक्ल दिखाता है, जिसके बाद अंकल वहां से चुपचाप चले जाते हैं। और वहीं बैठे यूबिन और शुआन, वो दोनों तो जब इन लोगों का ऐसा एटीट्यूड देखते हैं तो बस खींच जाते हैं। सच में उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और ये लोग जूनियर्स होके सबको ऑर्डर देते फिर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे और स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहे हैं। रुको अभी देता हूँ मैं इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट। शुआन अपने मन में ही सोचता है और फिर स्मृक करता है, पर इन लोगों से वो कुछ नहीं कहता। उसके उलट उसके दिमाग में जो आइडिया आया था उसको प्रोसीड करने के लिए वो बस अपनी प्लेस से उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा अंदर जाके कैंटीन वाले अंकल के कान में कुछ बोलने लगता है, जिसे सुनने के बाद अंकल भी सिर्फ स्माइल करते हैं और नोट करते हैं। जिसके बाद शुआन वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद शुआन और यूबिन दोनों पानी की बोतल और एक मिल्क की बोतल लेके वहीं साइड में बैठ जाते हैं। और तभी वहां पे कैंटीन वाले अंकल आ जाते हैं जो हैपिंग और उसके दोस्तों के लिए खाना लेके आए थे, जिसमें कुछ बर्गर्स और डम्पलिंग्स थे। और उसके बाद अंकल वो सारा खाना हैपिंग के टेबल पे रख के वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हैपिंग बड़े ही आराम से, बड़े ही एटीट्यूड से एक डम्पलिंग उठा के अपने मुंह में डाल लेता है, मानो वो कुछ लोगों को ये शो कर रहा हो कि यहाँ के बॉस हम हैं, देखो हमारी कितनी केयर हो रही है। और यही शो करते करते वो एक और डम्पलिंग उठा के अपने मुंह में डाल लेता है, फिर एक और मुंह में डाल लेता है, 2-3 डम्पलिंग्स वो खा लेता है। और जैसे ही वो चौथा डम्पलिंग अपने मुंह में डालता है और उसको चबाना शुरू करता है तो माय गॉड, सच में उसको इतना तीखा लगता है, इतना तीखा लगता है कि उसको बताया नहीं जा सकता। उसके आंख, नाक, कान, मुंह हर जगह से धुआं और पानी निकलने लगता है। माय गॉड, इतना तीखा ये क्यों है? शिट शिट शिट, इतना तीखा, इतना तीखा, इतना तीखा। मम्मी। जब उस डम्पलिंग का वो तीखापन बर्दाश्त नहीं कर पाता तो लुइंजिया को बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जो कि वहीं उसके बगल में बैठी थी, पानी पानी पानी, बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, पानी दो। हैपिंग की ऐसी हालत देखती है तो बेचारी लुइंजिया उसको हड़बड़ाते हुए पानी देती है और हैपिंग एक ही बार में सारा पानी पी जाता है। पर अफसोस पानी पीने के बाद भी जब उसका तीखापन नहीं जाता तो वहां पे रखे हुए ट्रे में कुछ बर्गर्स थे, वो उसमें से उठा के खाने लगता है। पर जैसे ही वो बर्गर का एक बाइट लेता है और उसे चबाता है तो शिट, अरे यार ये तो और भी तीखा है, किसने मिर्चा डाला इसमें, किसने बनाया, इसको हटाओ, इसको मेरे सामने से फेंको, इसे यहाँ से बेकार लग रहा है ये। पानी चाहिए, पानी दो। सच में जितना तीखा वो डम्पलिंग था उससे दुगना तिगुना तीखा तो ये बर्गर था। बेचारा ना उसे निगल पा रहा था ना उगल पा रहा था। किस तरह से उसने वो बाइट गटका है उसको खुद भी नहीं पता, कर लिया बस किसी तरह। और उस बाइट को स्वॉलो करने के बाद तुरंत ही बगल में रखे भरे पानी के बोतल को वो उठाता है और तुरंत पानी पीने लगता है। और एक ही सांस में वो सारा पानी पी जाता है, पर फिर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा था, बहुत मुंह में जलन हो रही थी उसके। तो उसकी ये हालत देखते हुए साइड टेबल पे भी एक पानी की बोतल रखी थी, जिसे उठा के सुशी उसको दे देता है और कम से कम 2 मिनट के अंदर वो पानी का बोतल भी खत्म हो जाता है। लिटरली इतना पानी पी रहा था वो, पर फिर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा था। उसके मुंह में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसने लाल मिर्ची से भरा हुआ पूरा डम्पलिंग और बर्गर खाया है तो कहाँ से सुकून मिलेगा। उसका मुंह इस समय बहुत जल रहा था, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ही खींच रहा था, खुद ही के बाल नोच रहा था। उसके मुंह की जलन शांति नहीं हो रही थी क्योंकि वो इतना तीखा लग रहा था कि वो बर्दाश्त होने से भी बाहर था। और ये सारा ड्रामा वहीं बैठे हाउशवन और यूबन दोनों मिलके देख रहे थे और बस वही देखते देखते वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी उनसे कंट्रोल ही नहीं होती।
जिसको देखने के बाद हैपिंग बहुत ही आराम से समझ जाता है कि हरकत किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं लोगों की है। इन्हीं लोगों ने उसको मिर्ची खिलाई है। तो वो बस गुस्से और मिर्ची के मारे लाल हुआ बस इन्हीं लोगों को देखने लगता है। ये कह लो ग्लेयर करने लगता है। बहुत ही गुस्से वाली नजर थी वो उसकी। और फाइनली जब शुआन देखता है कि हैपिंग उसको देख रहा है तो वो बड़े ही आराम से बड़े ही रोब से अपनी प्लेस से उठता है, मिल्क की बोतल उठाता है और पेंग के पास चला जाता है और पेंग के सामने खड़ा होकर बिल्कुल सीनियर वाली मोड में बोलता है, बिल्कुल अथॉरिटेटिव वॉइस में, टेक इट, इट विल हेल्प यू। शुआन हैपिंग को दूध की बोतल पकड़ाते हुए बोलता है, जिसके बाद हैपिंग बिना कुछ सोचे बस वो दूध की बोतल खोलता है और उसे पीने लगता है ताकि उसको थोड़ी ठंडक मिल सके, उसके मुंह को थोड़ा ठंडक मिल सके, वो थोड़ा ठीक फील कर सके। और फाइनली जब पूरा दूध का बोतल खत्म हो जाता है तो हाउसशुआन अपने बॉसी टोन में बोलता है, इस बार तो सिर्फ मिर्ची बढ़वाई है, अगली बार अपना सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस कॉलेज में दिखाया ना तो क्या क्या करवा सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। सो डोंट यू ट्राई एवर टू अंडर एस्टिमेट अ पावर ऑफ अ सीनियर किड। और इतना बोल के हाउसशुआन और यूबिन पूरे सिग्मा स्टाइल में वहां से चले जाते हैं और पीछे हैपिंग खड़ा बस दांत मीचता रह जाता है, बहुत ही गुस्से में। वो बोलता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इसका बदला मैं लेके रहूंगा, जस्ट यू वेट एंड वॉच ब्लडी सीनियर्स। और इतना बोलने के बाद वो और उसका गैंग भी कैंटीन से निकल जाते हैं। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और आप बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी भी। तब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।